आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जो कि जेबी क्लार्क ने विभाजन किया है, ये पढ़ लिया था। इसके बाद कार्य की प्रकृति या रोजगार सुरक्षा की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 2 क्षेत्रक, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, ये हम लोगों ने पढ़ा था। नमस्ते। आज हम लोग एक नया तरीका आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रकों में जो वर्गीकृत करने का ये अन्य तरीका है, वो है परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं की उपलब्धता के आधार पर, अर्थात ओनरशिप के आधार पर अर्थव्यवस्था को हम लोग 2 क्षेत्रकों में विभाजित करते हैं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। इसमें परिसंपत्ति या एसेट्स का मालिक कौन है, उसका स्वामी कौन है, इसीलिए हमने पहले कहा स्वामित्व के आधार पर। तो किसी भी परिसंपत्ति का मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या कंपनियों के हाथों में हो सकता है। और अगर ऐसा है कि अगर किसी परिसंपत्ति का मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति के हाथ में या 2 व्यक्ति के हाथ में या 2 से ज़्यादा व्यक्ति के हाथ में या कंपनियों के हाथ में है, तो वैसी जो परिसंपत्ति है वो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और अगर परिसंपत्तियों का मालिकाना हक या स्वामित्व किसी व्यक्ति या कंपनी के हाथ में न होकर सरकार के हाथों में है, तो वैसी परिसंपत्ति को हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। अब निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों क्या है, ये स्पष्ट हो गया होगा। अब निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्देश्यों में अंतर है। निजी क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाना न होकर के लोगों का कल्याण करना है। ये बेसिक अंतर है, मूलभूत अंतर है निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र पर। चूँकि निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर एकल व्यक्ति या कंपनी का स्वामित्व होता है, तो उनके अधीन जो भी सेवाएं हैं उनके वितरण की भी और प्रबंधन की भी जिम्मेवारी उन्हीं की होती है। आप निजी क्षेत्र की कई कंपनियों के बारे में आपने नाम सुना होगा। रिलायंस है, टिस्को है, टेल्को है ना, भारतीय एयरटेल है, हाँ, विप्रो है, इन्फोसिस है और बहुत सारी कंपनियां हैं। हाँ, अडानी ग्रुप है, बिरला ग्रुप है। नहीं, तो ये सारी जो कंपनियां हैं ये निजी क्षेत्र के अधीन है, निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। चूँकि निजी क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाना है, तो इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमको या आम नागरिकों को इनके स्वामियों को, चाहे वो एकल स्वामी हो या संयुक्त स्वामी हो, उनको हमको भुगतान करना पड़ता है। इसीलिए कंपनी में भी आप देखते होंगे, अगर एक व्यक्ति मालिक है तो उसको हम लोग एकाकी व्यवस्था कहते हैं। 2 व्यक्ति मालिक है तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं, साझेदारी। और 2 से लेकर 20 तक ये साझेदारी कहलाती है। उससे ज़्यादा है तो फिर वो संयुक्त पूंजी कंपनी होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये कंपनियों का बंटवारा है। आगे की कक्षा जब जो कॉमर्स लेगा तो उनको बाद में पढ़ाया जाएगा। एकाकी व्यवस्था, साझेदारी व्यवस्था और संयुक्त पूंजी कंपनी, ये निजी क्षेत्र में होता है। तो चूंकि जब हम उनकी सेवाओं को प्राप्त करते हैं, लेते हैं, तो बदले में हमको पे करना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ जब सार्वजनिक क्षेत्र से उपलब्ध सेवाओं को हम प्राप्त करते हैं
तो उनके लिए हमको नहीं चुकाना पड़ता है या बहुत कम चुकाना पड़ता है। चूँकि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि उसका उद्देश्य लाभ कमाना न होकर लोगों का कल्याण करना होता है। सामाजिक लाभ, सामाजिक कल्याण अधिकतम कैसे होगा, सरकार की जिम्मेवारी है ये। चूँकि हम लोग वेलफेयर स्टेट में रहते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य में, और जो भी लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक देश की सरकारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का जन कल्याण करना है, लोगों का कल्याण करना है। और वो कल्याण सर्वोत्तम कैसे होगा, अधिकतम कल्याण नहीं होगा तो जनता चुनाव में उसको सबक सिखाती है, ये सिविक्स में आपने पढ़ा होगा। तो सरकार क्या करती है, लोगों को कम कीमत पर, मामूली कीमत पर सेवाएं उपलब्ध करवाती है, और जो लोग सक्षम नहीं हैं पे करने में, उनको भी सेवाओं और सुविधाओं को वो उपलब्ध करवाती है। तो चूंकि सरकार के द्वारा जो सेवाओं पर व्यय किया जाता है, इसकी भरपाई देश में जो सक्षम लोग हैं, धनी लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, आपको पता है कि उनसे सरकार टैक्स वसूल करती है। तो राजस्व प्राप्त करके, कर प्राप्त करके गरीब लोगों के कल्याण पर वो खर्च करती है। और आजकल तो आधुनिक युग में सरकार सभी तरह की गतिविधियों पर व्यय कर रही है। अब इससे एक सवाल आपके मन में हो सकता है कि सरकार ऐसी गतिविधियों पर खर्च क्यों करती है। तो आप देखते होंगे कि निजी क्षेत्र की कंपनियां किन किन चीज़ों पर व्यय करती है। निजी क्षेत्र कौन कौन सी सेवाएं, सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। तो आप उपभोक्तागत जो वस्तुएं हैं, जो कंज्यूमर गुड्स है, अब उपभोक्तागत वस्तुएं क्या क्या होती है। उपभोक्तागत वस्तुएं आप देखते होंगे, खिलौना, रेडीमेड कपड़ा, जूता चप्पल, सौंदर्य प्रसाधन, डब्बाबंद खाने का या पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ, ये उपभोक्तागत वस्तुएं। लेकिन सरकार क्या करती है, उपभोक्तागत वस्तुओं का उत्पादन न करके, या कुछ मात्रा में कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं देशों में होता है, लेकिन जो आधारभूत संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर व्यय करती है। और चूंकि अब हमारा प्रश्न क्या था कि सरकार ऐसी गतिविधियों पर व्यय क्यों करती है, तो किसी भी निजी कंपनी के लिए इन सब चीज़ों पर व्यय करना उसके क्षमता से बाहर है, उसके बूते से बाहर है, और चूंकि उसमें प्रॉफिट उसको आएगा नहीं। सरकार तो हवाई अड्डा बनाती है, बंदरगाह बनाती है, सड़क बनाती है, पुल बनाती है, रेलवे लाइन बिछाती है, पाइपलाइन बिछाती है, पावर ग्रिड बनाती है। नहीं, चूंकि सरकार ये सामूहिक रूप से लोगों को उपलब्ध करवाती है। सरकार एक बार खर्च करती है जिसमें बहुत मोटी धनराशि लगती है, और बाद में उसको टैक्स के माध्यम से जनता से वसूल करती है, और जब सरकार की लागत वसूल हो जाती है तो उसको फ्री कर दिया जाता है। आप पढ़े होंगे, बड़े बड़े पुल और सड़कों का जब निर्माण होता है तो सरकार टोल प्लाजा स्थापित करती है और टोल टैक्स वसूलती है। ऐसा आप पढ़े होंगे, टोल प्लाजा देखा होगा। वहाँ से जो भी गाड़ियाँ गुजरती है तो उनको टैक्स देने पड़ते हैं। तो जो सरकार पहले पैसा खर्च करती है और बाद में उसको टोल टैक्स के माध्यम से या अन्य राजस्व के जो माध्यम है उनसे वसूल करती है, और जब वो लागत वसूल हो जाती है तो फिर सरकार उसको फ्री कर देती है। लेकिन कंपनियां क्या करती हैं, वो बेचती है और लाभ कमाती है, मुनाफा कमाती है। सरकार का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है, जन कल्याण करना है। और अगर सरकार उपलब्ध भी करवाती है तो लोगों से उसका उचित कीमत वसूल करती है। अब 2, 3, 4 उदाहरण आप देख लीजिए। निजी क्षेत्र की शिक्षा, निजी क्षेत्र की चिकित्सा, या जो अन्य अनिवार्य चीज़ें हैं, जब निजी कंपनियां उपलब्ध करवाती हैं तो उसके बदले में हमको कितना चुकाना पड़ता है, कितना देना पड़ता है।
और जब सरकार वो उपलब्ध करवाती है तो हम क्या देते हैं, कितना चुकाते हैं। अब मन में आपको आता होगा कि सरकार कम कीमत क्यों लेती है। सरकार चूंकि सामूहिक रूप से उपलब्ध करवाती है। अब जैसे इसके पहले वाले चैप्टर में हमने आपको सार्वजनिक सुविधा पढ़ाया था, नहीं पढ़ा था ना। चूंकि सामूहिक रूप से उपलब्ध करवाती है तो उसमें उनको लागत कम लगता है, वसूलना भी पड़ता है। जैसे एक व्यक्ति को कोई डब्बा बंद आप निजी क्षेत्र से पानी का बोतल खरीदते हैं तो 20 रुपया 15 रुपया आपको लग रहा है, लगता है कि नहीं लगता है, या 10 रुपया एक बोतल का लगता है 1 लीटर का। और सरकार क्या करती है, नगर पालिका क्या करती है, जनता नल लगाती है सड़क के किनारे या आपके घर पर पहुंचाती है नल। अभी नल जल योजना बिहार में चल रहा है तो 30 रुपये महीने, या पहले तो 5 रुपया था, और आप एक बोतल का निजी क्षेत्र को 20 रुपया 10 रुपया पे कर रहे हैं और सरकार को पूरे महीने का नगर निगम को 30 रुपया पे करते हैं। आप किसी से शहर में जनरेटर उपलब्ध करवाने वाली जो भी कंपनियां होगी जो सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है, रोशनी उपलब्ध करवा रही है, उनका बिल देखिए और सरकार जो बिजली आपको उपलब्ध करवा रही है उसको देखिए। जब निजी कंपनियां बिजली बिल का जब से वितरण करने लगी, बिजली का वितरण करने लगी, तो लोगों का बिजली का बिल ज़्यादा आने लगा, है ना। तो चूंकि इन सब चीज़ों पर जो आधारभूत संरचना है, जो उपभोक्तागत वस्तुएं नहीं हैं लेकिन सबको उसकी ज़रूरत है, उन चीज़ों पर सरकार खर्च करती है। और चूंकि निजी क्षेत्रकों की क्षमता से ये बाहर होती है इसलिए सरकार उस पर व्यय करती है, निजी कंपनियां व्यय नहीं करती। और सरकार एक बार व्यय करती है फिर हजारों लाखों लोग जो उसके उपयोगकर्ता होते हैं, इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं, उनसे वो टोल टैक्स के माध्यम से वसूल करते हैं। अब मान लीजिए अगर निजी कंपनियां इसको उपलब्ध करा भी दे, जैसे आजकल प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप चलता है, पीपीपी मोड, आप ये सुने होंगे, पीपीपी मोड सुना है, पब्लिक और प्राइवेट। हाँ, सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी से सड़कें बन रही है, रेलवे लाइन बिछ रही है, ये मालूम है। तो अगर निजी कंपनियां उसको उपलब्ध करवाती हैं तो उसकी ऊंची कीमत वसूल करती है। जैसे एक उदाहरण आपके सामने है, आपको सब्सिडाइज रेट पर गैस सिलेंडर मिलता है, जो भारत सरकार की कंपनी है